अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और जो लेक्चर्स मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ आप उन सबको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे। हम लोग सेल ऑर्गेनेलिज का ओवरव्यू ले रहे हैं। अब तक हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है कि राइबोसोम्स सेल में कहाँ पाए जाते हैं, इसको डिस्कवर किसने किया, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसी इसकी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेल है उसमें बहुत से, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी देखा होगा कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स मौजूद थे, जिसको मैंने बताया था कि ये राइबोसोम है। और ये सेल न सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बल्कि सेल में भी और पूरी जगह पे ये फैले होते हैं। छोटे छोटे नॉन मेम्ब्रेनस टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हैं, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जितने भी हम सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे वो सब मेम्ब्रेन बाउंड हैं, यानी उनके गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है। वाहिद ये सेल ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जिनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। इसको डिस्कवर किया था पैलेट ने 1955 में, यानी सबसे पहले उसने इसको स्टडी किया था। अगर कंपोजिशन हम देखें कि ये किस चीज़ के बने होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और इनमें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स यानी ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहलाते हैं। क्यों राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कहलाते हैं? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन भी मौजूद होती है, आरएनए भी मौजूद होती है, तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कहलाते हैं। आरएनए इनके अंदर जो मौजूद होता है उसको हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। अगर इसकी टाइप्स की बात करें राइबोसोम की और इसकी लोकेशन की बात करें कि ये सेल में कहाँ पाया जाता है, तो राइबोसोम टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ईदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज टाइनी ग्रैन्यूल्स। अभी आपने यहाँ पर देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि ये छोटे छोटे आपको दाने नजर आ रहे थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। हमने कहा था कि ये राइबोसोम्स हैं और क्योंकि ये जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पे पाए जाते हैं उसकी सरफेस से रफ होती है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो एक फॉर्म ये हो गई कि ये इस तरह फॉर्म में जुड़े हुई फॉर्म में मौजूद होती हैं। दूसरी इसकी फॉर्म ये है कि ये फैले होंगे, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए होंगे। और इसकी जो सब यूनिट्स हैं, दो सब यूनिट पे ये कंसिस्ट होता है, यानी इसके दो पार्टिकल दो सब यूनिट्स होते हैं। एक को लार्ज सब यूनिट कहते हैं, एक को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। अगर यूकैरियोट की बात करें तो उसमें यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो टू सब यूनिट से मिलकर बना है। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S का होता है। 60S का मतलब, एस का मतलब है स्वेडबर्ग, ये एक यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम यूज करते हैं, यानी जो टेक्निक है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम एक मशीन है जो कि हाई स्पीड पे किसी भी चीज़ को घुमाती है, तो उसके अंदर जो यूनिट यूज किया जाता है वो स्वेडबर्ग यूज किया जाता है। तो लार्ज यूनिट कितना है? 60S का है, वाइल स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 40S का है। Two subunits on attachment with each other form ATS particle. This attachment is controlled by the percentage of presence of magnesium ion. ये जो attachment होती है large subunit की और small subunit की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो कैसे कंट्रोल की जाती है? मैग्नीशियम आयन जो इसके अंदर मौजूद होती हैं उसकी प्रेजेंस की वजह से कंट्रोल की जाती है। इसके अलावा राइबोसोम्स अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए पर स्मॉल राइबोसोमल यूनिट के जरिए से। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ठीक है। ये लार्ज सब यूनिट है और ये इनकमिंग राइबोसोमल सब यूनिट है। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े होते हैं। ये मैसेंजर ब्लू कलर का जो आपको धागा नजर आ रहा है, ये क्या है? मैसेंजर आरएनए है। तो इस तरीके से ये स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़कर और क्या बनाते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि पोलीसोम्स क्या होते हैं। पोली कहते हैं बहुत सारे, मैनी, और सोम्स कहते हैं वही राइबोसोम से निकला है। A group of ribosomes attached to messenger RNA are known as polysomes. ठीक है, आरएनए के ऊपर जो बहुत सारे राइबोसोम्स ग्रुप की फॉर्म में अटैच होते हैं उसको हम पोलीसोम्स कहते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि मैसेंजर आरएनए अटैच हो रहा है राइबोसोम के साथ फॉर्मिंग पोलीसोम्स। तो ये पोलीसोम बन रहे हैं कि बहुत सारे राइबोसोम इस तरीके से अटैच हैं और ये मैसेंजर आरएनए का धागा है और ये क्या कहलाएंगे? पोलीसोम्स कहलाएंगे। अब है राइबोसोम की सिंथेसिस कैसे होती है। न्यू राइबोसोम्स जो है वो असेंबल्ड होती है न्यूक्लियस के अंदर of the nucleus from where they are transported to the cytoplasm via the pores in nuclear membrane। कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो सुराख होता है या पोर होता है उसके जरिए से ये वहां से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं।
ये राइबोसोम जो है वो फैक्ट्री, इसकी जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियस है, यानी बेशुमार तादाद में ये न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, जबकि राइबोसोम खुद क्या कहलाता है, वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहलाता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो यही इसका मेन फंक्शन है राइबोसोम का, कि ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस क्या करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली है वो है गोल्जी अपरेटस। इसकी भी हम सबसे पहले डिस्कवरी देखेंगे कि इसको किसने डिस्कवर किया था। तो उस साइंटिस्ट का नाम है कैमिलो गोल्जी, जिसने 1898 में इसको डिस्कवर किया था। और अक्रंस अगर हम देखें कि सेल में किस जगह पाया जाता है, दिस अपरेटर इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट में ये नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक सेल्स में, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। स्ट्रक्चर इसकी कैसी है, दीज आर स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्यूब्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर्स देखी थी और उनको हमने सिस्टर्नी का नाम दिया था, इसके अंदर भी इसी तरह की स्टैक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होती हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये छोटी छोटी वेसिकल्स हैं और ये क्या बना रही हैं, ये सिस्टर्नी से बनकर आ रही हैं। और इसके दो फेजेस होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, एक को फॉर्मिंग फेज कहते हैं, ऊपर वाला जो कन्वेक्स टाइप फेज है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और जो नीचे वाला जो है वो मैच्योरिंग फेज है और इसको हम ट्रांस फेज भी कहते हैं। सिस और ट्रांस का आपने नाम सुना होगा, तो ऊपर वाला पोर्शन सिस फेज कहलाता है और नीचे वाला ट्रांस फेज कहलाता है। ऊपर वाला जो है वहां पर सिंथेसिस हो रही है किनकी, वेसिकल्स की, और नीचे वाला मैच्योरिंग फेज है क्योंकि ये मैच्योर वेसिकल्स हैं जिनके अंदर हम सेल जो है वो डिफरेंट टाइप की सेक्रेशंस को स्टोर करता है और पैक करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है, द सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी बहुत सारी सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर क्या बनाती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स से मिलकर बनता है और ये पाया जाता है अराउंड द सेंट्रल स्ट्रैक्स। अब इसकी फॉर्मेशन कि ये सिस्टर्नी कैसे बनती हैं, सिस्टर्नी स्टैक्स आर कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। ये आपको वेसिकल्स नजर आ रही है ना, कि इन वेसिकल्स, ये बहुत सारी वेसिकल्स जो हैं इनके फ्यूजन से, इनके मिलने से ये सिस्टर्नी बनती हैं, विच आर प्रोबेबली डिराइव्ड बाय द बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताया जा रहा है कि ये सिस्टर्नी जो है वो वेसिकल से बनती हैं और ये वेसिकल्स कहाँ से आ रही हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही हैं। अब वही जो अभी मैंने आपको बताया फॉर्मिंग एंड मैच्योरिंग फेज के बारे में बताया गया है कि जो आउटर कन्वेक्स सरफेस है उसको फॉर्मिंग फेज कहा जाता है, जबकि जो नीचे वाला फेज है वो कनकेव की तरह का है, इसीलिए उसको मैच्योरिंग फेज या कनकेव फेज कहते हैं। द सिस्टर्नी ब्रेक अप इनटू वेसिकल्स फ्रॉम द लेटर, यानी मैच्योरिंग फेज से सिस्टर्नी जो है वो टूटकर वेसिकल्स में तब्दील हो जाती हैं। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ स्टैक्स, यानी ये जो वेसिकल्स हैं या ये जो सिस्टर्नी है इनकी मूवमेंट कैसे होती है। द होल स्टैक कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टर्नी टू थॉट टू बी मूविंग फ्रॉम द आउटर टू द इनर फेस, के ये जो सिस्टर्नी है, ये जो स्टैक्स है, ये मूव करती हैं आउटर से इनर साइड की तरफ। अब हम देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ये गोल्जी अपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती है सेल के अंदर। सबसे पहला फंक्शन इसका है सेल सेक्रेशन, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत सी सेल सेक्रेशन के साथ कंसर्न है। जो भी सेक्रेशन और प्रोडक्ट्स बनती हैं सेल के अंदर, गोल्जी अपरेटस का काम ये है कि वो उन सेक्रेशन को पैकेजिंग का काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि फैक्ट्रीज के अंदर मशीन क्या करती है, चीज़ें बनाती हैं और फिर लास्ट में एक पोर्शन ऐसा होता है जो पैकेजिंग का काम करता है, कि उनको कवर के अंदर पैकेज करता है, पैक करता है और फिर उनको बॉक्स के अंदर पैक करता है और फाइनल उनकी पैकेजिंग होती है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी यही काम है कि सेल के अंदर जो भी चीज़ बन रही है, प्रोटीन बन रही है, कोई सेक्रीशन है, कोई या गोल्जी अपरेटस के अंदर जो भी चीज़ आएगी सॉल्यूशन की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, वो गोल्जी अपरेटस उसको अपनी उन वेसिकल्स के अंदर स्टोर करेगा, पैक करेगा। होता क्या है कि secretions are product formed within the cell on ribosome and then passed to the outside through endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. फॉर्मेशन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग, के फॉर्मेशन कैसे होती है इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की और पैकेजिंग कैसे होती है। सेक्रेशंस कन्वर्ट हो जाती हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर और उनको फिर पैक कर दिया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर एक्सपोर्ट करने से पहले। फॉर्मेशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स, एक और फंक्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये है कि मेमल्स की अगर हम बात करें तो उसमें पैंक्रियाज सेक्रेट करता है ग्रैन्यूल्स को, और ये ग्रैन्यूल्स इनके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इसमें भी गोल्जी अपरेटस का फंक्शन ये है कि ये उन डाइजेस्टिव ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन करता है। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज अ रोल इन फॉर्मेशन ऑफ दीज ग्रैन्यूल्स, ट्रांसपोर्ट
यानी इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये प्रोटीन या एंजाइम जो भी सेल के अंदर बनी है, इसने उसको ट्रांसपोर्ट करना है सेल के बाहर कहीं भी उसकी जहाँ पे ज़रूरत है, या दूसरे सेल में उसकी अगर ज़रूरत है तो इसने वहाँ से पास ऑन कराना है। पांचवा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको जो है वो किससे निकला है, कार्बोहाइड्रेट से निकला है, ग्लिसराइड्स कहते हैं ना उनको। तो कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल बनाता है कौन, गोल्जी अपरेटस, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर क्या बना देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स मिलकर क्या बना देंगे, ग्लाइकोलिपिड्स बना देंगे। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये क्या करता है, लिपिड्स और प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जोड़कर एक कॉन्जुगेटिव मॉलिक्यूल बना देता है। तो यहाँ पर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हुआ। ये सारे ऑर्गेनेल्स बहुत आसान हैं, इनकी हमें सिर्फ डिस्कवरी देखनी है, कंपोजिशन, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है। आपने इनको इसी तरह हेडिंग बना के याद करना है, क्योंकि पेपर्स में इसी तरह से फुल इनके ऊपर टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे डिटेल नोट लिखें, या इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि मेच्योरिंग फेज कौन सा होता है, फॉर्मिंग फेज कौन सा होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से आनी चाहिए। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं।